शैम्स चराने ने लूका डोंचिच की ट्रेड एक्स पर ब्रेक की एंड एनबीए की पूरी दुनिया, अरे एनबीए क्या पूरे स्पोर्ट्स की ही दुनिया एक तरीके से हिल गई। Lakers have traded Anthony Davis in exchange for Luka Doncic. What? No! God, please, no! 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 तो आखिर इस ट्रेड में ऐसा क्या था जो ये शैम्स ने किया हुआ ट्वीट 100 मिलियन लोगों ने देख लिया और सब जगह पर एकदम खलबली मच गई? वो सब कुछ जानिए आज के इस वीडियो में। तो इस ट्रेड में लॉस एंजलिस लेकर्स का फॉरवर्ड एंथनी डेविस डैलस मैवरिक्स में गया और उसके बदले में मैव्स ने उनका सुपरस्टार स्लोवेनियन पॉइंट गार्ड लूका डोंचिच लॉस एंजलिस लेकर्स को ही दे दिया। तो एंथनी डेविस एक बहुत ही जबरदस्त पावर फॉरवर्ड सेंटर किस्म का प्लेयर है जो अपने डिफेंस के लिए जाना जाता है और पेंट में वो ऑफेंसिवली डोमिनेट करता है। 2020 में लेब्रॉन जेम्स और एंथनी डेविस के जोड़ी ने एक टाइटल भी जीता था, बट 2021 और 2022 में दोनों भी बार बार यहाँ वहां पर इंजर्ड वगैरह रहते थे, उसके वजह से वो टाइटल जीत नहीं पाए। बट देन 2023 में उन्होंने वापस वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स तक पहुंचे थे जहां पर योकिच के नगेट्स ने उनको काफी बुरी तरीके से हराया और इवेंचुअली जोकर की नगेट्स टाइटल जीती थी। एंड 2024 में भी वापस निकोला योकिच के नगेट्स ने लेकर्स को हराया। तो अभी यहाँ पर लेकर्स के मैनेजमेंट को लगने लगा कि मे बी एडी और लेब्रॉन की ये जो जोड़ी है वो प्रोबेबली अभी टाइटल नहीं जीतेगी, सो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देम, ऐसा प्रोबेबली लग सकता है। उसी वजह से उन्होंने ट्रेड करने का एडी का सोचा रहेगा, बट फिर भी ये जो ट्रेड थी वो एलए लेकर्स ने इनिशिएट नहीं की। सरप्राइजिंगली, शॉकिंगली ये ट्रेड डैलस मैवरिक्स के जीएम ने इनिशिएट की थी और इस ट्रेड में उन्होंने अपने सुपरस्टार पॉइंट गार्ड लूका डोंचिच को सीधा दे दिया। तो लूका की अगर बात करते हैं तो लूका इज एब्सोल्यूट बास्केटबॉल प्रोडिजी। एनबीए में आने के पहले ही वो यूरोलीग का चैंपियन था और यूरोलीग का एमवीपी भी बना था सिर्फ एट द एज ऑफ 18। तो जैसे ही 2018 में एनबीए में लूका ने डेब्यू किया तो उसने रूकी सीजन से ही आग लगाना शुरू किया था। रूकी सीजन अगर लूका का छोड़ते हैं तो उसके बाद में सॉफ्टमोर सीजन, सेकेंड सीजन से लेके पिछले सीजन तक लगातार 5 सीजन लूका डोंचिच फर्स्ट टीम ऑल एनबीए रहा था। मतलब ऐसा ही समझ लो कि डोंचिच अपने करियर के सिर्फ सेकेंड सीजन से अब तक 2 बेस्ट गार्ड्स इन द एनबीए में रहा। लूका की गेम की जितनी तारीफ करे उतनी कम ही है। ही इज अ 6'7" टॉल बल्कि एक तगड़ा पॉइंट गार्ड है जो अपने सिल्की स्मूथ ऑफेंसिव गेम के लिए जाना जाता है। लूका गोज टू हिट स्पॉट्स एकदम आराम से इजीली, उसके बड़े बॉडी का यूज करके जाके वो पुल अप जंप शॉट्स, अलग अलग थोड़े ऑफ बैलेंस शॉट्स और कई बार 3 पॉइंटर्स वगैरह भी मारता है। लूका अपने जबरदस्त ऑफेंसिव गेम से 1-on-1 तो बहुत अच्छी तरीके से खेलता ही है, बट उसका पासिंग भी बहुत बढ़िया है। वो अपने टीममेट्स को एकदम अच्छी तरीके से लॉब पासेस, यहाँ वहाँ पर 3 पॉइंटर के जगह पर पासेस ऐसे देकर वो पॉइंट जनरेट करता है। और उसी वजह से ऐसा भी कहते हैं कि लूका डोंचिच एक तरीके से एक ऑफेंसिव मशीन कंप्लीट है और उसके अराउंड ही पूरा ऑफेंस चलता है। तो बेसिकली पिछले 4 से 5 सालों से लूका डोंचिच इज Dallas Mavericks is Luka Doncic। तो ये आइडेंटिटी लूका की हो गई थी और उसी वजह से लूका डोंचिच जैसे एकदम सुपरस्टार इन प्राइम प्लेयर को ऐसे ट्रेड करना बहुत ही शॉकिंग रहा। दूसरी तरफ एडी की अगर हम बात करते हैं तो वो भी अच्छा प्लेयर जरूर है, बट अगले 2-3 सालों में एडी का डाउनफॉल मोस्ट प्रोबेबली आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 35-36 के उम्र में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो भी पावर फॉरवर्ड सेंटर प्लेयर्स होते हैं उनका इम्पैक्ट कम होता है। तो एकदम लॉन्ग टर्म फ्यूचर को देखते हैं तो ये ट्रेड डैलस मैवरिक के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हम अगर लूका की एज देखते हैं तो ही इज जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड और उसका प्राइम तो अभी और भी जबरदस्त लेवल पे जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इस समय पर लूका प्राइम में नहीं है, क्योंकि वो जब से आया है एनबीए में तभी से वो एक अलग लेवल पर खेल रहा है, बट अभी वो थोड़ा और भी ज्यादा मैच्योर होने लगा है। लिटरली 2024 में लूका डोंचिच लेड डैलस मैवरिक्स टू एनबीए फाइनल्स, जिसमें ऑब्वियसली उसके सुपरस्टार
टीममेट कायरी अर्विंग ने भी काफ़ी उसको हेल्प किया। बट कहने का मतलब ये कि वो अभी जस्ट NBA फाइनल्स में जाके आया है और ऐसे हीट प्लेयर को तुम ट्रेड कर रहे हो। तो एक स्टैट के मुताबिक NBA हिस्ट्री में पहली बार 2 रेनिंग ऑल NBA प्लेयर्स मतलब लुका डोंचिच और एंथनी डेविस को ऐसे मिड सीजन ट्रेड किया गया है। तो दोस्तों इसीलिए ये ट्रेड एकदम ही सरप्राइजिंग हिस्टोरिक रही। बट इसमें खास बात और एक ये है कि जो दोनों भी सुपरस्टार प्लेयर्स ट्रेड हुए हैं उन्होंने कभी भी इस ट्रेड को डिमांड ही नहीं किया। तो अगर आप NBA हिस्ट्री में देखते हो तो कई बार इन प्राइम सुपरस्टार प्लेयर्स को ट्रेड किया ही जाता है, जैसे कि एक ज़माने में ट्रेसी मैग्रेडी, विंस कार्टर, विल चैम्बरलिन, करीम अब्दुल जब्बार जिसने लेकर्स के लिए ट्रेड को फोर्स किया था, वो पहले मिलवॉकी बक्स में खेलता था। तो ऐसे कई सारे अलग अलग सुपरस्टार प्लेयर्स को ट्रेड किया ही गया है, ऐसा कुछ नया बात नहीं है उसमें। बट लिटरली ऑलमोस्ट 99% ऑफ द उन सभी ट्रेड्स में प्लेयर्स या तो खुश नहीं होते अपने टीम से या फिर टीम ओपनली अपने प्लेयर से खुश नहीं होती, इसलिए उसको ट्रेड किया जाता है। बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लूका वॉज मैवरिक फॉर लाइफ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड एडी वांटेड टू स्टे विथ हिज बडी लेब्रॉन जेम्स एंड प्ले फॉर द लेकर्स अगेन कंटेंट फॉर चैंपियनशिप। तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि ये ट्रेड होगा भी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि लूका डोंचिच को डैलास मैवरिक्स ट्रेड कर देगी। एंड अचानक यूएस टाइमिंग रात को 12:12 के आसपास ये शैम्स चरानिया का ट्वीट आया। इंडियन टाइमिंग के अनुसार सुबह 10:42 AM को ये ट्रेड मैंने सुबह सुबह देखा था एंड आई वॉज ब्लोन अवे। देन इसके बाद बात करते हैं डैलास मैवरिक्स के जनरल मैनेजर निको हैरिसन और लेकर्स के जनरल मैनेजर रॉब पेलिंका की। तो ये जब भी प्लेयर्स की ट्रेड होती है वो तभी 2 जनरल मैनेजर्स एक दूसरे को कॉल्स करते हैं, दे नेगोशिएट कैसे प्लेयर्स को एक्सचेंज करेंगे, कैसे सैलरीज को एक्सचेंज करेंगे और फाइनल कॉल लेके डील करेंगे। तो जब भी तुम GM होते हो तभी तुम दूसरे टीम के GM को ऐसे एकदम कॉल करके उनका सुपरस्टार फ्रेंचाइज प्लेयर अवेलेबल है क्या करके ऐसे पूछा नहीं जाता, क्योंकि वो चीज़ वैसे एकदम प्रोफेशनल नहीं है। तो बेसिकली कोई भी GM ऐसे गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के GM माइक डनलीवी को कॉल करके ये नहीं पूछेगा कि क्या स्टेफ करी अवेलेबल है इस समय पर। बट अगर उन्हें ऐसा लगता है कि स्टेफ करी थोड़ा सा मार्केट में आ चुका है एंड दे आर विलिंग टू लिसन टू द ऑफर्स, देन दूसरे GMs यूजुअली कॉल करते हैं। तो ऐसा कुछ भी बाहर नहीं आया था, किसी भी GM को पता ही नहीं था कि लूका डोंचिच इज इन द मार्केट एंड निको हैरिसन जो डैलास मैवरिक्स के GM है वो लूका डोंचिच के लिए ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा किसी को भी नहीं पता था। बट आउट ऑफ नोवेयर जनवरी के कुछ फर्स्ट वीक में ऐसा समझो तभी निको हैरिसन ने रॉब पेलिंका को कॉल किया एंड ही वाज लाइक आई एम विलिंग टू डिस्कस लूका डोंचिच की ट्रेड। इस चीज को रॉब पेलिंका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे जब उसे लूका डोंचिच ऑफर किया जा रहा है ये पता चला तो ही वाज शॉक्ड एंड ब्लोन अवे। बट रॉब पेलिंका ने यहाँ पर एक चीज की कि लूका डोंचिच और एंथनी डेविस के रिलेटेड अगर ट्रेड डिस्कस की जा रही है तो ही मेड श्योर कि इसके बारे में किसी को कुछ भी पता ना चले। एंड ये एक बहुत ही ज़बरदस्त गेम यहाँ पर रॉब पेलिंका ने खेला था ताकि कोई दूसरे टीम को भनक लग के दूसरे टीम कुछ अच्छे और ऑफर्स ना पेश करे निको हैरिसन के सामने। एंड इस चीज़ का रॉब पेलिंका ने बराबर से बंदोबस्त किया। तो 3 हफ्तों तक हैरिसन और पेलिंका के बीच में डिस्कशंस हुए इस डील को लेके एंड फाइनली ये डील 1 फरवरी को फाइनलाइज हुई। तो अभी यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि डैलास मैवरिक्स के जनरल मैनेजर निको हैरिसन ने इस ट्रेड के बारे में मतलब लूका डोंचिच मार्केट में है इसके रिलेटेड बाकी टीम्स को क्यों नहीं बताया। उसने सिर्फ रॉब पेलिंका को कॉल करके लेकर्स के साथ में डील करने की कोशिश की। तो इसका पहला रीजन तो ये है कि उसे एंथनी डेविस ही कुछ भी करके चाहिए था, बिकॉज निको हैरिसन बिलीव्स कि एंथनी डेविस और कायरी अर्विंग का ड्यूओ उसे क्विकली टाइटल जीता सकता है। तो ये तो एक पहला रीजन हुआ। बट सेकेंड रीजन इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये रीजन है निको हैरिसन एंड रॉब पेलिंका का पुराना कनेक्शन। तो निको हैरिसन पहले नाइकी में एक बड़े पोस्ट पर एग्जीक्यूटिव था एंड उस समय पर उन दिनों में रॉब पेलिंका दूसरी तरफ कोबी ब्रायंट का एजेंट था। तो हम तो जानते हैं कि कोबी ब्रायंट इज अ नाइकी एथलीट, उसका वो माम्बा स्नीकर कलेक्शन हो, उसके अलग अलग मर्चेंडाइज हो, वो नाइकी की तरफ से होते हैं। तो जो भी नाइकी कोबी के लिए अपैरल बनाएगा उसके
रिलेटेड कुछ भी मतलब डिस्कशंस होंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाइकी के तरफ से निको हैरिसन एंड कोबी ब्रायंट के तरफ से रॉब पेलिंका इनके बीच में होते थे। उन दोनों का प्रोफेशनल रिलेशनशिप गोज बैक टू ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स और वो चीज यहाँ पर इस डील के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही थी। तो यहाँ पर एक निको हैरिसन के रिलेटेड एक बहुत ही मस्त ट्रिविया ये है कि निको हैरिसन वही इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव रहे थे जो नाइकी की तरफ से स्टेफ करी से मिले थे और उन्होंने एक पिच दिया था स्टेफ करी को कि स्टेफ करी को नाइकी को चूज करना है ऐसा। और इस पिच मीटिंग में निको हैरिसन बार बार स्टेफ करी को स्टेफ या फिर स्टीफन बोलने के अलावा बार बार स्टेफ ऑन ऐसा करते रहे और उसके वजह से स्टेफ करी काफी इरिटेट हो गया था कि भाई ये एग्जीक्यूटिव ऐसा मेरा वियर्डली क्यों नाम ले रहा है। एंड इतना ही नहीं, वो जो भी पिच मीटिंग हुआ था जिसमें वो प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाया जा रहा था उस प्रेजेंटेशन में कई जगह पर गलती से इस निको हैरिसन भाई साहब ने केविन ड्यूरेंट का नाम रखा था। तो ऐसा था कि वो पिच मीटिंग वही था जो एक्चुअली केविन ड्यूरेंट को उन्होंने नाइकी वालों ने दिया था और उसे ही सिर्फ रीहैश करके वो स्टेफ करी को दिखा रहे थे और उसमें अच्छे से उन्होंने एडिटिंग भी नहीं की थी। तो स्टेफ करी को लगा कि ये निको हैरिसन का ये जो नाइकी का जो ब्रांड उसको पिच कर रहा है वो उसे बराबर से वैल्यू नहीं दे रहा, इसीलिए उसने नाइकी को ठुकरा दिया एंड ही जॉइंड अंडर आर्मर जिनको उन्होंने ऑलमोस्ट $1 मिलियन ब्रांड से $1 बिलियन ब्रांड बना दिया, ऐसा ही कह सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज निको हैरिसन एक पहले ही स्पोर्ट्स हिस्ट्री के एक बड़े ब्लंडर का पार्ट रह चुका है एंड अभी वापस सेकेंड टाइम वो एक बहुत ही हिस्टोरिक ब्लंडर का पार्ट प्रोबेबली हो सकता है। मैं इसलिए प्रोबेबली कहता हूँ क्योंकि जो भी हो कायरी एंड एंथनी डेविस का ड्यूओ डैलास को टाइटल जिताता है। आई एम नॉट सेइंग दे विल विन बट एनीथिंग इज पॉसिबल। एडी कायरी का ड्यूओ अगर मैव्स को टाइटल जिताता है तो इंस्टेंटली निको हैरिसन विल बी हेल्ड एज अ जीनियस। बट अगर वैसा नहीं होता है जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एंड लूका डॉन्चिच गोज ऑन टू हैव लाइक अ ग्रेट करियर, उसकी भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो होता है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ मैसिव ब्लंडर फ्रॉम निको हैरिसन। बट लूका डॉन्चिच के ट्रेड का डिसीजन एक्चुअली डैलास मैवरिक्स के ओनर्स ने भी लिया हो सकता है, ऐसा भी एक थियरी है। अभी इस समय पर तो डैलास मैवरिक्स के फैंस निको हैरिसन को ही काफी दोष दे रहे हैं, उसे हेट करने लगे हैं और कई फैंस तो अपने ही टीम डैलास मैवरिक्स को बहुत गाली वगैरह देने लग गए क्योंकि दे आर वेरी एंग्री एट देम फॉर दिस डिसीजन। बट एक सवाल आता ही है कि आखिर इतना भी क्या इसमें एंग्री होना है? तो सिंपल सा इसका आंसर है, अपने टीम ने ड्राफ्ट किया हुआ प्लेयर तो अपना होता है। लूका डॉन्चिच मतलब एक तरीके से डैलास मैवरिक्स इस टीम का, इस फ्रैंचाइज का सोल बन चुका था और उसी सोल को, उस आत्मा को निकाल कर ऐसे एकदम अजीबोगरीब तरीके से ट्रेड करना, ये बराबर डैलास के फैंस के पल्ले नहीं पड़ा, उनको ये जमा नहीं। लूका डॉन्चिच ने ये कभी भी नहीं बताया कि उसे ट्रेड चाहिए, बट उसके बस कुछ ही छोटे मोटे इंजरी इश्यूज, उसका थोड़ा सा बढ़ता हुआ वेट, ऐसे एकदम मामूली रीजंस के लिए जीएम निको हैरिसन ने डायरेक्टली उसे ट्रेड ही कर दिया। अभी इंजरी इश्यूज की बात करते हैं तो कई सारे प्लेयर्स जैसे ज़ायन विलियमसन, जोएल एम्बिड, ऐसे कई सारे प्लेयर्स के रहे ही है। इवन स्टेफ करी के पहले 2 से 3 साल काफ़ी इंजरी फील्ड रहे थे, बट तुमने एक यंग स्टार प्लेयर को ड्राफ्ट किया है तो तुम्हें उस पर विश्वास दिखाना चाहिए। तो इसी चीज़ को डैलास मैवरिक्स के जीएम ने नहीं किया एंड दैट्स व्हाई दिस ट्रेड इज एक्सट्रीमली शॉकिंग। तो दोस्तों ये ट्रेड मतलब सिर्फ एक एनबीए की नॉर्मल प्लेयर ट्रेड नहीं रही थी, दिस इज समथिंग जिसका आगे चल के एनबीए पर एक बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट भी पड़ेगा। लेकर्स के जर्सी में लूका कैसे खेलता है और दूसरे तरफ कायरी अर्विंग और एंथनी डेविस का ड्यूओ क्या मचाता है, वो सब देखने में काफी मजा आएगा। आई होप आपको इस वीडियो में पता चला कि ये ट्रेड एग्जैक्टली कैसे हुई, इसका इतना अभी बोलबाला क्यों शुरू है और इसका फ्यूचर में कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू ऑल in the next one.